सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम सभी क्लास 12 की पॉलिटिकल कर रहे थे और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको वर्ल्ड वाली बुक जो है हम उसे 5 चैप्टर तक कवर करेंगे और फिर हम इंडिया वाली बुक को स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आप इंडिया की बुक को कवर करेंगे और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। सिंपल सा आपको समझना ये है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हम जो वर्ल्ड वाली बुक को कवर अप कर रहे थे उसमें पूरा रिलेशन हमारा भारत का हमने दूसरी कंट्रियों के साथ देखने की कोशिश करी थी और हमने जो पॉलिटिक्स पढ़ी थी वो वर्ल्ड के लेवल की पॉलिटिक्स थी। एंड नाउ अब देखने की कोशिश करेंगे कि इस वाली बुक के अंदर जो इंडिया वाली बुक है उसमें जो आपको पॉलिटिक्स मिलेगी वो पूरी तरीके से आपको इंडिया की ही पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो चैप्टर पहला है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, मतलब कि नेशन बिल्डिंग टाइम पीरियड पे हमारे भारत के अंदर 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद फिर फाइनली आप नोटिस करेंगे उसके बाद 3 साल तक 1950 तक हमारे भारत में क्या सिचुएशन चलती रही एंड उसके बाद हमने कैसे देशी रियासतों को भारत के अंदर विलय करा। ऑल दीज आर द प्रॉब्लम वी मस्ट स्टडी इन दिस चैप्टर। तो टॉपिक हम समझ लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या है पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपकी डिमांडों को पूरा ज़रूर किया जाता है। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट होगी तो वो भी हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और इन सब चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती ही रहती हैं। तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो आप सभी के लिए बहुत एडवांटेज रहेगा फाइल के लिए। कोई भी हम अपडेट देते हैं उसके लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। सो पूरे चैप्टर का सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक इन दिस चैप्टर और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस क्या ऐड हुआ है, अगर हम वो भी जान जाएंगे तो हम पूरा चैप्टर कवर कर पाएंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो नंबर 1 हम क्या समझेंगे? नंबर हम समझेंगे लार्ज स्केल वायलेशन, यानी कि अहिंसा और चैलेंजेस। मतलब बहुत ही लंबे स्तर पर अगर हम देखें 1947 में बहुत ही बड़े स्केल पे वायलेशन हो रहा है और बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। वायलेशन में हिंदू और मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो रही है, चैलेंजेस में माइनॉरिटीज़ लोगों के बारे में सरकार क्या सोचेगी वो एक प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है ना, तो इतना आप समझ पाएंगे। तो ये चैलेंजेस पूरे चैप्टर के अंदर एक तो हम ये कवर करेंगे। दूसरा हम कवर करेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेटस, क्योंकि हमारे भारत के अंदर 565 रियासतें थी और 565 रियासतें अगर भारत के अंदर थी तो आप नोटिस करेंगे इन 565 रियासतों को भारत को विलय कराना था, मतलब भारत को इंटीग्रेट पार्ट बनाना था और बहुत मुश्किल था, बहुत दिक्कत हो रही थी। बट थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इन 565 रियासतों को बाय हुक और बाय क्रुक जोड़ने की कोशिश करी। तो आप नोटिस करेंगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया। दिल्ली के अंदर दिल्ली कह रहा हूँ मैं, इंडिया के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक स्टैचू बनाया गया, एक मूर्ति बनाई गई है। तो उस मूर्ति का नेम क्या है? यू नीड टू फाइंड दिस और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका नाम क्या है उस मूर्ति का। ठीक है, अच्छा दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें यही पढ़ेंगे कि इंटरनल बाउंड्रीज नीडेड टू बी ड्रोन अप। मतलब क्योंकि भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था और जब 565 रियासतें हमारे भारत के अंदर थी तो उनको हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से भारत में एक साथ तो करवा लिया, लेकिन आप नोटिस करेंगे एक साथ करवाने के बाद अब हमें क्या करना होगा? अब हमें अपनी सीमाओं को तय करना होगा। मतलब दिल्ली कितना बड़ा होगा, हरियाणा कितना बड़ा होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब समझ रहे हैं ना। तो उन बाउंड्रीज को तय करना था, तो उनको तय कैसे करना है, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन दिस चैप्टर और यही हमें समझना है। और दूसरा हमें लास्ट एक टॉपिक देखना है जो अकॉर्डिंग टू न्यू टॉपिक, ये न्यू टॉपिक है। ठीक है तो मतलब वही, लेकिन थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ज़्यादा फोकस करवाया गया एग्जामिनर के द्वारा, जिन्होंने भारत में क्या कहते हैं राष्ट्रीय एकता की तरफ फोकस करते हुए अपना जो है कदम, अपना जो काम है वो क्या करा है, इन्होंने बढ़ाया है। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन आवर क्लास और वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऐड हुआ है एंड वी मस्ट टेल दिस। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने आपको क्या बता दिया? ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया कि पूरे चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे। बट क्योंकि पहला वीडियो है
तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट द लाइव क्लासेस फ्रॉम मी, तो आप गूगल मीट पे मेरे से लाइव क्लास ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस फॉर्म को भरिए और मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे हमारे यूट्यूब के थ्रू हमसे लाइव भी जुड़े। अपलोडेड वीडियो में क्या होता है कि आप मुझसे डाउट पूछते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन में आपका रिप्लाई आया नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे रैंडमली क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट गूगल मीट की लाइव क्लासेस में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्टली मेरे से टच हो जाते हैं। तो इतना भी है, तो हमने अलग अलग वेरिएशन कर रहे हैं। जिनके बच्चों के पास आप देख सकते हैं कि ट्यूशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए हमने ये सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो से मदद मिल रही है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ टॉपिक। और अब अगर मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग रात में सो रहे होंगे, लेकिन हमारे क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात को 14 और 15 अगस्त की रात को हमारे भारत देश को आज़ाद कराया। एंड थैंक यू टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल द फ्रीडम फाइटर लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत मतलब रैंडमली लोग हैं जिन्होंने अपना क्या कहते हैं बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी क्या कहते हैं मतलब मैं कैसे तन मन धन जो भी दे सकते हैं वो देने की कोशिश करी और हमारे नेशन को एक सही मुकाम पे और सही तरीके से एक स्टेप पे लेके आए। तो सोच सकते हैं कि उन फ्रीडम फाइटर का हम कह सकते हैं कि जिनका सेक्रीफाइस था ना, हम उनको क्या कहते हैं रियल लाइफ में कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमें आज़ाद भारत के अंदर सांस लेने का मौका दिया वो ऑल दीज फ्रीडम फाइटर की वजह से हो पाया। तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर अगर आप नोटिस करें तो 14 तारीख के दिन पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हुआ था और 15 तारीख की मतलब 14 ही तारीख के 12 बजने के बाद 15 तारीख लग जाती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं हम रात में क्या कहते हैं आज़ाद हुए। और एक चैप्टर है आपकी क्लास के अंदर, आई थिंक अर्धरात्रि का सूर्योदय, हिंदी के अंदर है। अर्धरात्रि का सूर्योदय मतलब कि रात के समय ही भारत का सूर्योदय हो रहा है, तो ऐसा कुछ हमें दिखाने की कोशिश करी जाती है उस चैप्टर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैंने छोटी सी क्लिप उठाई है तो ये आपको समझाने के लिए कि रात में कैसे सेशन बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था और सभी को कह रहा था कि यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल, ये सब सिस्टम चल रहा था, तो बहुत अच्छा था। और उस टाइम पे इनका जो भाषण था वो बहुत फेमस हुआ था, जिससे हम बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मतलब नीति के साथ एक तरीके का मिलन होना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषणों में से ये भाषण था उनका। और जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भाषण स्पेशल सेशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर दिया था। नीति के साथ साथ प्रयास कहने का मतलब, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन, वो आपको मैं बता दूं तो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन 14-15 अगस्त की रात मतलब इन्हीं दो पीरियड में हुआ था। 3 जून को नहीं हुआ था, ये याद रखेगा। 3 जून को पूरी तरीके से बात मान ली गई थी कि क्या कहते हैं जो मुसलमानों के लिए है अलग पाकिस्तान बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यही दिक्कत हो रही थी कि मुस्लिम वाली प्लेस कौन सी बनेगी और हिंदू वाली प्लेस कौन सी बनेगी। फाइनली डिसाइड होने के बाद 14 अगस्त के दिन वो अलग हो गए। और फिर देश के अंदर जहाँ पे एक तरफ क्या कहते हैं हमारे देश के अंदर एक तरफ हम लोग बहुत ही पीसफुली जी रहे हैं, हमने रात ही रात क्या कहते हैं आज़ादी ले ली। और फिर आपको पता है कि बहुत से लोग तो उस रात को सो रहे थे, मतलब मेरे दादा भी उस रात को सो रहे थे, क्योंकि मेरे दादा का बर्थ खुद ही 1950 के टाइम पीरियड का, वो 3 साल के थे उस टाइम पीरियड पे। तो आप नोटिस करेंगे कि उनको भी नहीं पता था कि भारत देश आज़ाद हो चुका है। तो मतलब उन्होंने भी क्या कहते हैं जब अगले दिन सुबह वो उठे तो उस समय पे आप नोटिस करेंगे उन्होंने आज़ाद भारत के अंदर सांस ली, उन्हें भी नहीं पता था। बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ रात में आज़ाद हुआ, पर भारत आज़ाद होने के बाद भारत का एक ही मकसद, 2 मकसद थे जिस पे फोकस करा गया कि अगर भारत को चलाया जाएगा तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कोई भी यहाँ का शासक, कोई भी लीडर अगर चुना जाएगा तो वो बाय वोट चुना जाएगा, और बाय वोट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू चुना जाएगा। दूसरा फोकस ये करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहा गया कि पुअर और स्पेशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, बेचारे जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं, उन जैसे लोगों को गवर्नमेंट जो है एक ऐसी मतलब चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी ताकि समाज में उनको भी जीने का अधिकार हो सके। तो इन चीज़ों पे फोकस करा गया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। शुरुआती समय में 1947 की आज़ादी इसी बिहाफ पे हुई थी, और नेहरू जी ने बस यही कहा कि भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने 1947 के अंदर जस्ट आज़ादी ली है। और आप देख सकते हैं लाल किले के ऊपर हमारे नेहरू जी झंडा फहराते हुए, ठीक है, हमारा तिरंगा प्यारा झंडा हमारा ये फहराते हुए। अच्छा, तो ये आपको जानना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारत देश के अंदर कौन सा ईयर था या कौन सा मंथ था, मंथ और ईयर
जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर तिरंगे को एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब एक तरीके का मैं कह सकता हूँ अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, अपना लिया था। तो आप इसे भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम, तो ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है। 1947 के अंदर 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिल गई हम लोगों को, और हमने क्या करा, हमने आज़ादी लेने के बाद, इफ़ यू डोंट नो दैट, तो आपको यकीन होगा कि 1947 में जब हमने आज़ादी ली तो हमारा भारत देश जो था उस समय संविधान नहीं बना रखा था उन्होंने। हालांकि 9 दिसंबर 1946 के दिन हमारी पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हुई तो थी, लेकिन उस टाइम पीरियड पे सिर्फ प्रियम्बल पेश हुआ था, वो भी कब जाके 13 तारीख को जाके 13 दिसंबर 1946 में। प्रियम्बल एक तरीके का एक ऐसा दस्तावेज था जिसके मद्देनज़र रखते हुए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा गया। लेकिन कब करा गया आप देख सकते हैं, 13 दिसंबर 1946 के दिन तो प्रियम्बल, यानी कि इसे आप उद्देशिका बोलते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो उद्देशिका समझ सकते हैं, थोड़ा वहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा। लेकिन 29 अगस्त 1947 दो डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 एक प्रियम्बल पास हुआ। जैसे आप लोग घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले एक नक्शा तैयार करा जाता है, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ खिड़की होगी, यहाँ से एंट्रेंस होगा, यहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ पार्किंग होगी, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से छत पे हम कॉफ़ी पियेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम गार्डन बनाएंगे, एक नक्शा तैयार कर लिया जाता है। तो सेम ऐसे ही उद्देशिका प्रस्तावना, जैसे हम बोलते हैं प्रियम्बल बोलते हैं, वो चीज़ हमने नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 के दिन देख लिया था कि उन्होंने ये प्रियम्बल पास कर दिया था। लेकिन उसके बाद हमने जब आज़ादी ले ली, आज़ादी हमने 15 अगस्त को ले ली, और 15 अगस्त को आज़ादी लेने के बाद 29 अगस्त 1947 के दिन हमने बनाया ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी। बच्चों ये याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी वही होती है जो संविधान को तैयार करेगी, बनाने का खाका तैयार करेगी, स्ट्रक्चर तैयार करेगी। और वहाँ से फिर हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। देन फाइनली हमने 26 नवंबर 1949 के दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, बट इसको हमने 26 जनवरी 1950 में लागू किया। तो इतना आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या स्टोरी चल रही थी। अच्छा, तो मैं बेसिक तो बातें मैंने आपको बता दी, इन पर फोकस करिएगा, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर फोकस करिएगा। बट क्योंकि इस चैप्टर में हम नेशन बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशन बिल्डिंग के बारे में हम देखेंगे 3 चुनौतियां हमारे सामने थी, भारत के सामने 3 चुनौतियां थी, और उन्हें भी नहीं पता था कि ये चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। नंबर 1 अगर चुनौती की बात करें तो नंबर 1 चुनौती अगर आप देखें तो नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी। दूसरी चुनौती स्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी, और तीसरी चुनौती डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब बच्चे पूछते हैं कि यार क्या यही प्रॉब्लम लिखी जाती है पेपर में, या क्या प्रॉब्लम यही लिखनी चाहिए? तो मैं आपको यही एडवाइस देने की कोशिश करूँगा। अगर आप 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि 6 मार्क्स का कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है इसी से रिलेटेड, और आपको ये 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप इसके अलावा 3 और पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे, अभी चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो आपको समझ में आया कि और पॉइंट्स को लिखा जा सकता था। वो इसीलिए क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका सीबीएसई बोर्ड होता है ना, वो आपको क्या कहते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर होता है ना वो प्रेफर करता है ज़्यादा। आप अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं तो एनसीईआरटी को, मतलब आपके एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया है। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं भी आ रहे होते हैं तो आप दूसरे और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप इसके अलावा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर इस पर ज़्यादा जिक्र करा गया है तो इसलिए मैंने यही बताया। अच्छा, तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस कर लेंगे तो आई होप दैट आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम की बात करते हैं। बिकॉज वी हैव सो मच डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री अबाउट रिलीजन, स्पीकिंग, बिहेवियर। आप देखेंगे कि हमारे भारत में नेशन बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सभी को यूनाइट करना, एकता के सूत्र में बांधना। पर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था? सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी, हमारी बाधा जो सबसे बड़ी थी वो थी डाइवर्सिटी थी सबसे ज़्यादा। एंड द पार्टीशन वर मेन ऑब्स्टिकल, ऑपोजिशन फ्रॉम द रीजनल रूलर्स। कहने का मतलब ये था कि हमारे भारत के अंदर अगर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग बोलियाँ, तो डाइवर्सिटी है। दूसरा, जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद कुछ मुसलमान जो थे वो यहीं पे रह गए, तो जो मुसलमान यहीं पे रह गए उनके बारे में भी हमें सोचना है, तो उनको कैसे हमें एकता के सूत्र में बांधना है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग।
क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो एक ऐसा टोकरी है, एक ऐसे फलों की टोकरी है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स रहते हैं ना। तो अभी आप भी देख लीजिएगा, आप भी डेली लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती होगी। डाइवर्सिटी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आप ना तो एक जैसा सोचते होंगे, ना ही एक जैसा खाते होंगे, ना ही एक जैसे कपड़े पहनते होंगे, और ना ही आप एक जैसे सॉन्ग सुनते होंगे। सब में डाइवर्सिटी है ना, और डाइवर्सिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऐसा ही हमारे भारत में था कि हमारे को डाइवर्सिटी के मद्देनज़र रखते हुए सभी को यूनाइट करना जो था सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने हमें देखने को मिल रही थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोकतंत्र के बारे में सोचना, क्योंकि 1947 के बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, तो हमें पता है एट प्रेजेंट टाइम, तो हमें पता है, हमें एट प्रेजेंट टाइम क्या पता है, एट प्रेजेंट टाइम हमें पता है कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए, गारंटी भी दिए, और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया हुआ है। मतलब सभी लोग जो 18+ हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग 18+ बच्चा जो होगा वो वोट डाल सकता है। और एट प्रेजेंट टाइम ऐसा भी है कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमारे भारत में अपनाया गया। बट मेरा कहने का मतलब पता है क्या है, 1947 के टाइम पीरियड पे सरकार को एक ऐसी डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट करना था, ऐसा सिस्टम बना देना था कि ताकि इन फ्यूचर भी जो लोग होंगे वो डेमोक्रेसी में बिलीव रखें। तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, कहने का मतलब ये है कि चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। मतलब डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को डेवलप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब अगर हमें लोकतांत्रिक प्रथा को, मतलब ऐसा सिस्टम हमें बना देना है कि आने वाले हज़ारों सालों तक ये सिस्टम बहुत अच्छा चलता रहे और सभी लोगों को लोकतंत्र में भरोसा हो। नहीं तो लोकतंत्र में भरोसा नहीं हुआ तो फिर से क्या कहते हैं, दोबारा से राजा का शासन आ जाएगा। नहीं तो अगर लोकतंत्र में लोगों को भरोसा नहीं होगा और डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं चलेगी तो कल को मुन्ना भैया उठ के कहेंगे कि जलवा है हमारा यहाँ पे और हम आपको वोट दिलाएंगे, हमारे यहाँ पे चलती है, मिर्ज़ापुर में हमारी चलती है। तो अगर मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया की चलती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि अगर इलेक्शन जीतना है और इस इलेक्शन जीतना है तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, जो डेमोक्रेसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और ऐसा ही क्या कहते हैं, हमारे भारत के जो भी क्या कहते हैं निर्माता थे, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डेमोक्रेटिक जो प्रथा थी या प्रैक्टिस थी उसको ऐसा बनाने की कोशिश करी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सभी को अप्लाई करना ज़रूरी है, चाहे ये मुन्ना भैया ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, लास्ट पॉइंट हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर ये वाला, और ये है कि वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, मतलब डेवलपमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। समाज के अंदर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बंदा रहता है। सरकार को कभी भी ऐसा संविधान या कभी भी सरकार को ऐसा नहीं कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें समाज के एक हिस्से को ज़्यादा फायदा हो रहा हो और समाज के दूसरे हिस्से को कम फायदा हो रहा हो। सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। सरकार हमेशा वेलबींग करेगी सभी लोगों के लिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेगी जिसमें एंटायर सोसाइटी पे इसका इफेक्ट पड़ रहा हो। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार ये कर रही है कि पूरी तरीके से इफेक्टिव पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एरिगेट पॉवर्टी, मतलब पूरी तरीके से वो प्रभावी नीतियाँ बनाती है, मतलब इफेक्टिव नीतियाँ बनाती है जिससे क्या होगा, गरीबी को मिटाया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक इम्पॉर्टेंट वो माना है और यही कहा है कि सरकार अगर कोई भी बेसिक पॉलिसी बनाती है तो वो पूरी तरीके से वेलफेयर गोल बनाएगी और क्या कहते हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिसी का ही इस्तेमाल करते हुए बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ऐसा कहेगी, कल को नरेंद्र मोदी जी सुबह उठ के बोल दे कि भैया आप क्या कहते हैं जो दिल्ली के अंदर मोमोज मिलते हैं उसमें चटनी जो है वो देना कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन क्या इस पर एंटायर सोसाइटी का इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटेड हो और एंटायर सोसाइटी पे उसका इक्वल इफेक्ट पड़ रहा हो। तो इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है काम करेगी। ओके, तो भाई ये थोड़ा सा हमने इंट्रो पार्ट बता दिया है आपको, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर के इंट्रो वाले पार्ट में। ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका ध्यान किधर है, ई पाठशाला चैनल इधर है और आपको बहुत बेस्ट वे में कंटेंट मिलेगा। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जुड़िए, कंटेंट चाहिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जुड़ के रहिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि जलवा है हमारा यहाँ पे, समझ रहे हैं।
हमारा यहाँ पे जलवा है और आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलेगा. सो ओके, दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट.